अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशगवार गुजर रहा होगा और आप सब खुशी और सेहत के साथ अपने दिन का आगाज़ भी कर चुके होंगे हमारी तरह। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में करियर में कामयाबी की और उन आदात की जिनसे हमारे काम में मुसलसल बेहतरी आ सकती है। तो देखिए, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इसके ना सिर्फ और सिर्फ दो ही बुनियादी असूल है, एक है मेहनत और दूसरा है सब्र, और उन्हीं का फल है जो मीठा होता है। लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा भी कुछ आदत है जो ज़रूरी होती है। पहली आदत ये है कि वक्त की पाबंदी करें, और ये हर कामयाब इंसान का राज है। जो अपने वक्त को मुनज़्ज़म करता है वो अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। यूँ तो ये हमें बड़ी एक आम सी आदत लगती है, मगर इसे हर किसी अपनाना ना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। इसलिए इंसान में सेल्फ़ कमिटमेंट और सेल्फ़ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इतना आसान भी नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये मरहला, और ये वही शख्स कर सकता है जिसने अपनी तरजीहात सेट कर रखी हो। दूसरी आदत होती है जनाब मुस्तकिल मिजाजी की। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, और यही असूल कामयाबी पर भी लागू होता है कि जब हम किसी मकसद के लिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, चाहे वो थोड़ी हो या फिर ज़्यादा हो, तो कामयाबी ख़ुद चलकर हमारे पास आती है। एक बड़ी मशहूर दुनिया की राइटर है, ऑथर है, मुसन्निफ़ा हैं J.K. रॉलिंग। आप सब ने उनका नाम सुना होगा। वो मशहूर हैरी पॉटर सीरीज़ की मुसन्निफ़ा हैं। उन्होंने ये हैरी पॉटर सीरीज़ की जो नॉवेल्स है ना, उसकी ऑथर है। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी ना हैरी पॉटर की, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ पब्लिशर से रब्ता किया, लेकिन पब्लिशर्स ने उसे पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और मुसलसल वो मेहनत करती रही, और आज आप देखें कि उनकी किताबें पूरी दुनिया में फ़ेमस है, मकबूल है, और उन्हें याद किया जाता है। और तीसरी आदत यह है कि सीखने की जुस्तजू रहे आपकी ज़िंदगी में। आज की दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई नए स्किल्स हो, नई लैंग्वेज हो, नई टेक्नोलॉजी हो। सीखना हमें ना आगे लेकर जाता है। जिसने ये आदत छोड़ दी है ना, तो आप समझें कि उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग गया है। इंसान में सीखने की चाह उतनी होनी चाहिए जितनी आप देख लें कि आईफोन के मालिक स्टीव जॉब्स के अंदर होती है, कि वो अपनी कंपनी की हर प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, और यही उसकी कामयाबी का राज भी है। तो करियर में कामयाबी का सफ़र ऐसी बहुत सी आदत का मजमूआ होता है। तो अगर हम वक्त की पाबंदी करें, मुस्तकिल मिजाजी और सीखने की जुस्तजू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो जनाब कामयाबी हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। तो इसीलिए कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाए और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश कभी भी तर्क नहीं करनी चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि बेबी स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए। वो छोटी कोशिश हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कोशिश हो, लेकिन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के हवाले से। जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी कह लें कि कोशिशें ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। तो बल आखिर कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट है, उसके नताइज हमें ज़रूर मिलते हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था जिसके ऊपर हमने बात की है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और अब हमने अपने टॉपिक के ऊपर आना है। तो आज आपको बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान में देखा जाए तो 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और ये वो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं, और वो स्कूल जाने की बजाय कम उम्री में इधर उधर काम करने पर मजबूर होते हैं। पढ़ा लिखा मुआशरा ही तरक्की का ज़ामिन होता है, और शायद हम इस हवाले से बदकिस्मत हैं कि स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में हर साल इजाफ़ा देखने में आ रहा है, और इन नंबर्स को कम करना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की अपनी ज़ाती हैसियत में मदद करने के साथ बच्चों को भी किसी न किसी स्कूल भेजने का इंतज़ाम करें। हमारे मैराथन स्टार तबारुक रहमान, जो आजकल
अमेरिका में हैं, उन्होंने इस अच्छे काम में हिस्सादार बनने का फ़ैसला किया और $1 मिलियन की मैराथन फंड रेजिंग का भी ऐलान किया है। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि उन्हें इसका ख्याल कैसे आया और इस नेक मकसद के लिए उन्हें कहाँ कहाँ से अप्रोच किया जा रहा है। तो तबारुक को हम लोग अपने शो में वेलकम कहते हैं। तबारुक, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। वालेकुम आई एम वेरी अस्सलाम। हैप्पी। तबारुक, थोड़ा सा ये जो आप अच्छे कॉज के लिए, गुड कॉज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो आपको उसके ऊपर मैं मुबारकबाद दूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी। तो आपको ख्याल कैसे आया कि आपने ये करना है? किस किससे आपने जो है ना ये कह ले के इन्फ्लुएंस हुए हैं, या किस चीज़ को आपने देखकर उसके बाद ये कदम उठाया या ये अप्रोच के ऊपर काम किया? सो ये मैं मेरा मेरी इब्तदाई तालीम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से थी, और तब से ही मुझे अच्छा। रनिंग का और भागने का और फिज़िकल एक्टिविटी का काफ़ी शौक था। बट कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैं रनिंग से थोड़ा दूर हो गया। फिर हम्म। जब मैं बॉस्टन आया तो बॉस्टन में एक बहुत बड़ी रनिंग कम्युनिटी है। बॉस्टन में दुनिया की सबसे पुरानी मैराथन भी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैराथन्स भी होती है बॉस्टन मैराथन, जो ओके। कि पिछले 127-28 साल से हो रही है। तो जब मैंने वो देखी तो उधर तब मुझे ये शौक आया कि मुझे रनिंग करनी है और मुझे मैराथन भागनी है। बट हम्म। एट द सेम टाइम जब आपका कोई कॉज नहीं होता तो इतना लंबा भागने के लिए आपको एक सर्टेन मोटिवेशन चाहिए कि आप ये काम कर क्यों रहे हैं। तो वो जो मेरी क्यों थी, दैट वाज एजुकेशन। क्योंकि मेरे वालिद साहब का तालीम से ताल्लुक है। 1991 में वो मूव किए थे टैक्सिला में, और उस हम्म। टाइम टैक्सिला में पूरे 8 गांव में कोई स्कूल नहीं था जिस इलाके में वो मूव किए। तो उन्होंने अच्छा। उधर जाके पहला स्कूल बनाया, और उसके बाद मजीद 16 स्कूल और बनाए। और हजार, और उस टाइम और अभी तकरीबन हमारे इलाके में 80 to 90% बच्चे स्कूल जाते हैं। और ओके। ये वो इलाका है जिधर 25 साल पहले कोई स्कूल ही नहीं था। तो तालीम का जो इम्पैक्ट मैंने फर्स्ट हैंड अपने घर से देखा है, अपने इलाके से देखा है। तो दैट वाज माय वाई। और आपने बताया कि तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जी। हर साल तकरीबन 70 लाख बच्चे पैदा होते हैं। इनमें से 90% बच्चे यूनिवर्सिटी तक पहुंचते ही नहीं है। हम्म। 80% बच्चे मैट्रिक मैट्रिक तक नहीं पहुंचते, या मैट्रिक के बाद स्कूल से सिर्फ 20% बच्चे मैट्रिक तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं, और इतनी बड़ी यूथ की पॉपुलेशन होने के बावजूद ये तालीम का ना होना एक बड़ा फिक्रमंद बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ पे आप लोगों ने ये काम कर रहे हैं जिस गांव में, तो वहाँ पर क्या प्लानिंग किस तरह की गई कि बच्चों को स्कूल में किस तरह लेकर आया जाए और वॉलेंटियर किस तरह किया जाए? क्या प्लान आउट किया गया था इस हवाले से? जब मेरे बाबा ने स्कूल खोला था, खैर तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, दैट वाज 1991। ओके। लेकिन मुझे ये पता है कि आउटरीच बहुत ज़्यादा, टीचर्स की एक पूरी, आप कह लें, टीचर्स हम्म। स्कूल के अंदर तो पढ़ाती ही थी, लेकिन घर घर में जाके लोगों को बताना कि आप बच्चों को स्कूल भेजें। स्पेशली बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए लोग बड़े हेजिटेंट होते हैं। हमारे तो तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उनमें से ज़्यादा तादाद बच्चियों की है, तकरीबन उसमें से अच्छा। 52 या 53% बच्चियां हैं जो स्कूल में नहीं जाती। तो क्योंकि माँ बाप उन्हें स्कूल में भेजना नहीं चाहते। तो इसीलिए मेरा गोल ये है कि मैं इंशाल्लाह जो अपनी मेरी एजुकेशन की जर्नी है, हसन अब्दाल से लेके आईबीए कराची तक 1600 किलोमीटर बनते हैं, ये मैं पैदल सफ़र ये तय करूँगा, पैदल और अच्छा। भाग के। और आई विल बी द फर्स्ट पर्सन एवर टू डू दिस डिस्टेंस इन पाकिस्तान। और इस पूरी जर्नी को मुकम्मल करने का मकसद ये है कि हम जो एजुकेशन क्राइसिस है इसके बारे में बात करें, और इसके बारे में आगाही उजागर करें। अच्छा, दूसरा तबारुक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसला है और जिस वजह से स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं या इनरोलमेंट नहीं हो पाती है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि महंगाई है। लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं हैं, तो हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, वहाँ पर हम फ़ीस नहीं दे सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या जो आप ये कर रहे हैं या आपके वालिद साहब जो कर रहे थे, वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट था या बहुत कम फीस थी और इसलिए इनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है, ये क्या है? और दूसरा कि नहीं, इसमें वालिदैन वालिदैन को किस तरह समझाएंगे? वो कहते हैं हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल भेज सकें। आई थिंक ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि लोगों के हालात इस तरीके से नहीं है। लेकिन
द सिटीजन्स फाउंडेशन टीसीएफ जैसी और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन टीसीएफ दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन्स ऑफ स्कूल है। पाकिस्तान में 2000 से जायद ये स्कूल चलाते हैं। 3 लाख से जायद बच्चे इनके स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द बच्चे तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, या 100 रुपये या 200 रुपये के एवज वो तालीम हासिल करते हैं। इनकी तकरीबन 15 से 16 हज़ार टीचर्स की इनकी वो है, फैकल्टी की पॉपुलेशन है, एंड ऑल फीमेल फैकल्टी। ये ओके। पाकिस्तान में हुकूमत के बाद सबसे बड़ा इदारा है जो कि टीचर ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट फराहम करता है। अच्छा। सो द सिटीजन्स फाउंडेशन जैसे और इदारे हैं जो कि प्राइवेट लेवल पे या एक नॉन प्रॉफिट लेवल पे काम कर रहे हैं तालीम के लिए, और आई एम ग्लैड कि मैं भी सिटीजन्स फाउंडेशन के इस मिशन में इनके साथ शामिल हूँ। और जब इंशाल्लाह हमारा ये गोल है कि हम $1 मिलियन फंड रेज करें, जी जी। उस $1 मिलियन से हम 7,000 बच्चों को एटलीस्ट 1 साल के लिए तालीम हासिल दिलवा दिलवा सकेंगे। सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तबारुक के एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि तालीम के बारे में हमें बात करनी चाहिए। तालीम से ही बदलेगी ज़िंदगी, और जब तक हम अपने नई नस्ल को तालीम नहीं देंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो मेरा रन है, मैं इंशाल्लाह हसन अब्दाल से लेकर कराची तक जाऊँगा। तो आई विल पास थ्रू ऑल द सिटीज़ इन पंजाब एंड सिंध। तो आप जिस भी शहर में, मैं अपना डिटेल स्केड्यूल पोस्ट करूँगा अपने सोशल मीडिया पे। तो अगर ठीक। आपके शहर से मैं गुजरता हूँ तो आप हमें ज्वाइन करें। और ठीक अगर है। आप डोनेशंस दे सकते हैं किसी भी तरीके से, आप लैंड की डोनेशन दे सकते हैं, या इवन अगर आप सिर्फ तालीम के बारे में बात कर सकते हैं या हमारे साथ आके आप रन या वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चले जी, तबारुक हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अच्छे कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं। फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल नहीं जा सकते हैं या जो स्कूल के एक्सपेंसेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए बच्चों को बैक टू द स्कूल लेकर आने के लिए ये प्रोग्राम पूरा तश्कील किया गया है। तबारुक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो ऐसे लोगों के लिए जो गुड कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, इनके साथ ताउन, इनकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भी इनमें से वो बन सकते हैं जो कि बच्चों के लिए या पाकिस्तान के लिए काम करें। जनाब, हमारी अच्छी सेहत का बहुत ज़्यादा दारोमदार ना हमारे माहौल और हमारी खुराक पर होता है। रिवायती तरीक़ों से अगर किचन में खाना तैयार किया जाए तो सेहत को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जनाब खतरात लाहिक हो जाते हैं। हमारे यहाँ घरों की तामीर के वक्त किचन के डिज़ाइन और जो उसका नुमाइशी पहलू है ना, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, मगर असल काम यानी कि किचन की सफाई सुथराई को यकीनी बनाना हमारे यहाँ बाकायदा मौजू नहीं है। इसलिए हम घरों में अक्सर देखते हैं कि खाने से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म लेती है। ना सिर्फ किचन को साफ़ सुथरा रखना, बल्कि उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बाकायदा एक सेटिंग के तहत अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ अभी तक किचन में ग्लव्स पहनकर कुकिंग करने का रिवाज नहीं है, जबकि उसके ज़रिए बहुत सारे अकेले के ख़तरात या हाइजीन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अब किचन की सफाई के लिए लाजिम है कि उसकी अच्छे से सफाई की जाए, वहाँ पर जो वेस्टेड फूड होता है उसको ना रखा जाए, और इस्तेमाल होने वाले बर्तनों और खाने पीने वाली अशिया को अच्छे से धोया जाए, और जो चीज़ें बाहर रखने से ख़राब हो सकती हैं उनको हम फ्रिज में रख रहे हैं। और दूसरा कि स्टोर करने का भी तरीका हमें आना चाहिए कि अगर आप स्टोर भी कर रहे हैं किसी चीज़ को फ्रिज में या फ्रीज़र में, तो उसको उस तरह करें कि हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखें। तो इसमें आज हमने बात करनी है कि जो किचन की हाइजीन प्रॉब्लम होती है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें बात करने के लिए शेफ़ सारा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे कुछ रेमेडीज़ भी जानेंगे। शेफ़ सारा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, आज खाने पकाने के हवाले से पूछेंगे, बट ज़्यादातर हमने जो खाना पकाने से पहले जो एक पूरा प्रोसेस होता है किचन क्लीनिंग का, सारी चीज़ें अरेंज करने का, उस पे आज हमने हाइजीन पर बात करनी है कि अगर आपका किचन हाइजीनिक होगा, हाइजीन प्रॉपरली होगी, तो आपका खाना भी अच्छा बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाता है किचन हाइजीन के अंदर? उनमें सबसे पहले तो ये है कि जब हम अपने किचन में एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले चाहे मेड्स हों चाहे ख़वातीन हों, तो मैं उन बहनों से यही मुखातिब हो के इस मतलब सेगमेंट में कहूँगी
कि सबसे पहले वो हैंड वॉश करें, ठीक है। जो सबसे बेस्ट है, जो कि कोई भी नहीं करता, बस उठते हैं और मेड तो वैसे ही उनको ऊपर नहीं हाँ, भरोसा उनके किया ऊपर जा तो आप नहीं सकता। भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने सबसे पहले वो टूल इक्विपमेंट्स, वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने ओके। आज कुकिंग में यूज़ करनी हाँ। है, सबसे पहले उन सबको सैनिटाइज किया ठीक जाए, है। जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक। जिस तरह की मतलब डिफरेंट डिजीज़ बीमारियां निकलती आ रही हैं, ओके, हम अपनी फैमिली को अच्छा फूड खिलाएंगे तो समझ लें कि आगे अच्छी नशोनुमा हमारे जो बिल्कुल, बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल अच्छा ऐसे ही फूड है। मिलेगा। हाँ जी। और जब हम उन्हें अच्छी ही मतलब फूड नहीं दे पाएंगे तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरबियत पा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग्स हैं, जब हम उस पर आ ही नहीं रहे। तो मेरी सबसे पहले अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें, वीकली खुद भी सफाई करें और देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या साफ होना आपको ज़रूरी क्या लगता है जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर बुनियादी क्या गलतियाँ करती हैं अपने किचन हाइजीन को लेकर? वो यही करती हैं कि सब्जियां ज़ाहिर है वॉश नहीं होती, हाँ, मीट ला के रखा है तो बस उसे डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया। हाँ, ये भी होता है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट से मीट ला रहे हैं ठीक है। तो उसे सबसे पहले उसे अच्छी तरह से वॉश धो के। करें और फिर विनीगर वाले वाटर में उसको 15 मिनट्स के लिए डिप कर दें। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितने भी उसमें टॉक्सिन्स हैं जी। वो सब रिमूव हो जाते हैं। ओके, और डायरेक्ट विनेगर में डालना है या पानी के No, अंदर no. डाइल्यूट करके फिर जैसे उसके अंदर आपके करना? पास 1 kg मीट है, कोई भी रेड मीट, वाइट मीट जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून विनीगर। ठीक है। उसको 15 मिनट्स के लिए आप डिप कर दें। तो ओके। आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगी कि आपके मीट में जितने भी टॉक्सिन्स थे ना वो सब ऊपर आ जाएंगे और आपका मीट मैक्सिमम साफ होगा, स्मेल से पाक होगा। अच्छा, और उसके बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं? यस, उसके बाद आप उसके पैक्स बनाएं, पैकेट्स बनाएं ठीक है। और इजीली जो है वो उसे हम उसको स्टोर freeze कर सकते हैं। ठीक है, एक ये भी हाइजीन। दूसरा, अगर हमारे घर सब्जियां आती हैं तो उसको किस तरह हम लोग अच्छे तरीके से, क्या उन्हें भी विनेगर के अंदर धो सकते हैं? उनको हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपनी जितनी भी वेजीज हम ला रहे जी। हैं उनको वॉश करें ठीक। और उनको कपड़े से ड्राई करके टोकरी में रखें। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वॉश करते हुए अगर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लेती हैं अच्छा। वॉश के दौरान ही पानी में ठीक है। थोड़ा सा डिप कर ओके। देती हैं तो उससे देखिएगा कि आपकी सब्जियां तरोताज़ा भी रहेंगी और देन ये उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म नहीं होगी, कलर्स भी उसके फेड नहीं होते। अच्छा, बेकिंग पाउडर अगर उसमें Yes. थोड़ा सा डाल लेते हैं जब Water आप में। वॉश कर रहे हो तो हम लोग मतलब होता है ना, बहुत सी ख़वातीन होती हैं कि रोज़ रोज़ बाज़ार नहीं जा सकते हैं, तो एक हफ़्ते की सब्ज़ी लेकर आ गए और वो हम लोगों ने रख ली, तो उसको किस तरह हम स्टोर कर ज़ाहिर है सकते हैं? जिस बिकॉज तरह वो का- बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, और किस तरह रखें उसको, फ्रिज के अंदर स्टोर कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह करें कि अपनी वेजीज लाएं, उसको इसी तरह से वॉश करें, जिस फॉर्म में उनको मतलब कटिंग में चाहिए उसको रखें और एयर टाइट बॉक्स में लगा दें। और उसका सबसे बेस्ट हल है कि अगर वो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हैं तो वो अपनी सब्जियों को जब काटने से पहले उनको हल्का सा ऑलिव ऑयल की टचिंग दे दें। अच्छा। तो वो कभी भी कह लें कि उनकी जो वेजीज हैं वो ख़राब नहीं, वो वैसे ही फ्रेश रहेंगी। अच्छा, और वो फ्रिज में और ज़रूरी रखना नहीं है? कि ऑलिव ऑयल ही हो, कोई भी ऑयल वेजिटेबल ऑयल भी ले आप सकती यूज़ हैं। कर रहे हैं तो वो फ्रिज में रखना है, यस, उसको फ्रीजर में स्टोर नहीं नो करना? नो। ठीक उससे है। ये होगा कि उनका जितने भी 2 डेज आफ्टर 3 डेज उन्हें जो भी कुक करना है वो उसे निकालेंगी और जस्ट अपनी जो भी उनकी कुकिंग होगी वो यूज़ कर लें। ओके, तो वो ठीक है। यूटिलाइज हो वो जाता है। आप उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एयर टाइट जार में उसको आपने यस, बिल्कुल स्टोर खुला करना है। नहीं फेंक देना कि बस धो लिए कि ये हमारी सफाई हो गई है। हाँ। बाकायदा उसको क्लियर करें, ड्राई करें और फिर और बास्केट्स उसको उसमें में। रहे। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर से स्मेल आती है, वो रेफ्रिजरेटर हो जाए या फ्रीज़र हो जाए, तो उसकी क्या रेमेडीज़ है, उसमें क्या उसकी करना सबसे चाहिए? बड़ी बात है ना, देखें कि ख़वातीन को जो कि ज़ाहिर है मेन काम उनका खाना बनाना जी। और अपनी पूरी फैमिली को लेके चलना, तो उन्हें चाहिए कि वो चाहे राइस बना रही हैं, ग्रेवी फ्रूट बना रही हैं, कोई भी सालन बना रही हैं, उसको कवर करें, कवर करके रखें। अगर वो कवर नहीं करेंगी तो हमारे एज अ शेफ़ की ज़बान में हम इसे कहते हैं कॉन्टेमिनेशन। हाँ जी। ज़ाहिर है एक फूड से दूसरे फूड में जरासीम ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसी वजह से जब हम फ्रिज खोलते हैं अक्सर घर का, तो उसमें से स्मेल आ रही होती है, लहसुन अदरक की अलग आ रही होती है, कोई सालन पकाया, कोरमा या कढ़ाई उसकी अलग आ रही होती है। तो उसका बेस्ट हल ये है कि आप कोई भी फूड बनाएं जो आपका रह जाता है, ओके।
उसको सबसे पहले कवर करें, क्लिंग फ्लिंग रैप करें। वो कभी भी एक फूड की दूसरे फूड में स्मेल नहीं जाएगी। ठीक है, उसको हमेशा कवर करके कवर रखें। करके लेकिन अगर फिर भी आपके फ्रिज से स्मेल आ रही होती है तो फिर क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं हम लोग? उसका कोई बेस्ट हल रेमेडी? यही है कि वो अपने विनीगर वाटर या बेकिंग वाटर से जब फ्रिज अपना मंथली साफ़ हाँ। करती हैं, लास्ट में उसी वाटर से उन्होंने ना सारे डस्टर्स से फ्रिज में कवरिंग कर देनी है। अच्छा, वो बिल्कुल भी उनको स्मेल भी नहीं आएगी। और ओके। अगर वो इस तरह केयर करती हैं, अपने फूड को कवर रखती हैं, तो माशाल्लाह 1 मंथ वो फ्रिज खोलने बंद करें, कभी स्मेल कभी ना भी आए। स्मेल नहीं आएगी। ओके, ठीक है। अब किचन के अंदर थोड़ा सा आ जाते हैं कि उसमें बहुत से लोग कहते हैं जी कॉकरोचेस हमारे किचन का, और वो कह लें कि वो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ भी होते हैं। हमें नहीं जड़ पता क्या, कि वो तो- रात को किस वक्त वो कहाँ पर जो है ना वो जा रहा है, हम तो सोए भी होते हैं। तो उनका क्या हल है? कॉकरोचेस को किस तरह भगा आपको सकते हैं पता है किचन से? कॉकरोच क्यों आते हैं? सबसे पहले क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जो भी हमारा फूड हमने खाया होता है वो कहीं ना कहीं गिरा होता है। और ख़ासकर जो घर की ख़वातीन है उनको चाहिए कि रात को स्पेशली, मेरी मामा कहती थी कि अगर रात को किचन में कोई बर्तन रह जाते हैं ना तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। ये बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि Yes. रात को बर्तन धो तो के सोना मेरे है, किचन चाहे साफ ना करके दो सोना भी है। बर्तन हो तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने हाँ, इसे ये wash साफ करके सोना, जाना है। exactly। और बहुत सी मतलब इसी तरह खुले बर्तन में बीमारियां भी आती हैं। बिल्कुल। आपने कोई पानी खुला छोड़ दिया, कोई फूड खाया, बच्चे ने भी एहतियाती से बाहर छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही है। तो फिर वो ऐसी जो कॉकरोच हैं, तो मॉस्किटोज, उसके लिए क्या करें? वो जो अद्वियात हमें मिलती हैं या वो चीज़ें मिलती हैं, क्या वो हमें किचन में करनी चाहिए या वो कंटेमिनेटेड हो सकती हैं हमारे फूड के लिए? बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड हो सकती है। उसका बेहतरीन है कि जब आप रात को सोएं हाँ। तो अगर आपके स्प्रे है या कोई भी चीज़ है आप वो लगाएं ओके, और अपना किचन बंद कर दें। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जब आपने नाश्ते से पहले दोबारा से अपनी किचन की सफाई करवाएं और फिर अपना जो भी उनका ब्रेकफास्ट वगैरह वो तैयारी करें, बट उससे पहले किचन में कोई भी फूड वाली चीज़ मत रखें। ठीक है, साफ सुथरा साफ हो सुथरा। तभी ये चीज़ें जो है वो नहीं आती हैं। गंदगी के ऊपर वैसे भी आपको पता है कि Yes. ये ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो शेफ़ सारा हमारे साथ मौजूद है और हमें आज बता रही थी कि आपने अपनी किचन हाइजीन का ख्याल किस तरह रखना है। खाना पकाना तो हम आपको सिखाते रहते हैं, लेकिन किचन को साफ़ सुथरा कैसे रखना है और कितनी इम्पॉर्टेंस है इसकी, इस पर हमने बात की है। शेफ़ सारा, थैंक यू सो मच Thank कि you आप so यहाँ much. पर आई। तो जनाब अभी आगे बढ़ते हैं और किचन की तो बात हो ही रही है, अब थोड़े से लाहौर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हम डिफरेंट बाज़ार और डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको बता रहे होते हैं कि आपको लाहौर की बिलखसूस सैर कराते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई के साथ साथ आपको पता है कि जनाब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो वो तबका जो कि महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो लाहौर का जो लंडा बाज़ार है उसका रुख करते हैं। तो आजकल लोग ये भी शिकायत करते हैं कि लंडा बाज़ार में बहुत सी महंगाई हो चुकी है, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है, आइए इस पैकेज में देखते हैं। लाहौर के लंडा बाजार का शुमार पाकिस्तान के कदीम और तारीखी बाजारों में होता है, जहां अमीर थोड़ी परेशानी और गरीब पूरे एतमाद के साथ शॉपिंग करता है। अमीर इस डर से लंडा बाजार आता है कि दौरान शॉपिंग इसे कोई देख ना ले, जबकि गरीब की शान बेनियाजी ये होती है कि ये बाजार तो है ही इसके लिए। खैर, ये तो तसव्वुराना ख्यालात पर मबनी बात है। हकीकत ये है कि यहाँ सबको सभी कुछ मिलता है, लेकिन मुफ्त में नहीं। तो चलें आपको आज इस बाजार में लेकर चलते हैं। आपने आंख बचाकर शॉपिंग करनी है तो बेधड़क होकर करें। ये बाजार हाजी कैंप के करीब मौजूद है। अपनी अनोखी वजह शोहरत, इतराफ के मनाजिर, कदीम इमारतों और रवायती दुकानों के लिए मशहूर है। मुगल दौर में शहनशाह अकबर ने लाहौर को एक अहम तजारती मरकज़ बनाया। लंडा बाजार शहर के मरकज़ में वाक़ था और मुख्तलिफ किस्म की अशिया फ़रोख्त के लिए जाना जाता था। दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते थे। कई सदियों पर मुहित इस बाजार की तारीख में फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि अब इस बाजार में चाइना का नया स्टॉक भी बड़ी तादाद में मौजूद होता है। वैसे तो यहाँ साल भर खरीदारों का रश होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है इस रश में 2 गुना इजाफा हो जाता है। अक्सर औकात तो तिल धरने की जगह भी नहीं मिलती। यहाँ आपको दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के कपड़े, जूते, बैग और हर तरह की रवायती अशिया बआसानी मिल जाती हैं। लंडा बाजार लाहौर के सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा भी है। यहाँ की कदीम दुकानों में मुगल और सिख दौर की तामीरात की खसूसियात देखने को मिल जाती हैं। दिन के आगाज से रात गए तक यहाँ कारोबार जारी रहता है। ये कराची से हम लेके आते हैं, कराची से बाहर से आते हैं, फिर इधर लेके आते हैं। इसको हम वॉश करते हैं, मुरम्मत करते हैं। कोई साफ होते हैं वो साफ बेचते हैं। इसमें महंगा भी होते हैं, सस्ता भी होता है। इधर गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। गरीबों के लिए अलग रेट होते हैं, अमीरों के लिए अलग होते हैं।
सस्ता भी होते हैं, महंगा भी होते हैं। हमारे जो बड़े सेठ हैं ना, वो कराची से मंगवाते हैं, तो मतलब वो उनका ऑनलाइन सिस्टम भी है और ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, मतलब उनके यहाँ से रब्ता करके वो जो अच्छी चीज़ें लगे वहाँ से मंगवा लेते हैं। वाश तो जो चीज़ वाश करने वाली तो उसको वाश करवाते हैं, जो वाश करने वाली नहीं हो तो उसको खाली प्रेस ही हो जाता है। प्रेस करने से उसमें शाइनिंग आ जाती है, कस्टमर उसमें अच्छी से निकाल लेते हैं। यहाँ छोटा क्या तो बड़ा क्या, सभी उस्ताद हैं, तो बस आपने यहाँ से कुछ लेना है तो खूब भाव ताव करना पड़ सकता है। लंडा बाजार में आपको मर्दों से ज्यादा खवातीन का रश नजर आता है। इसकी वजह पूछने पर मालूम हुआ कि मर्द हजरात अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों को कारपोरेशन से बचाने के लिए आगे पीछे करने में मसरूफ रहते हैं, तो खरीदारी का ये नेक काम खवातीन खुद करते। वैसे अक्सर खवातीन को मर्दों की शॉपिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं और फिर ये भी तो एक वजह हो सकती है। यहाँ हर एक के अपने रेट्स हैं। कुछ पुराने जूतों की कीमत के मुतालिक सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन भी निकल सकती है, इसलिए कीमत पूछने से पहले किसी मजबूत दीवार का सहारा लें और हो सके तो पानी की बोतल भी साथ रखें। इस तारीखी बाजार में अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सराइकी सभी ज़ुबानों में खरीदारी होती है। मौसम बदल रहा है तो यहाँ रश और जूतों कपड़ों की वैरायटी भी बदल रही है। इस मार्केट में रश की वजह से तजावुज़ात भी बढ़ती जा रही हैं। रही सही कसर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने पूरी कर दी है, इसलिए यहाँ आएँ तो इस सब को अपने जहन में रख कर आएँ। और जनाब ये लंडा बाज़ार के हवाले से पैकेज था जो आप लोगों ने देखा है कि कब ये शुरू हुआ और किस तरह लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। महंगाई के दौर में बहुत से लोग हैं जो इस बाज़ार का रुख करते हैं। तो जनाब ये सूरत हाल थी लंडा बाज़ार की। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब अब हमने बात करनी है उन लोगों की जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे होते हैं, तो उनकी सेहत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है बिकॉज़ वो अपनी डाइट का ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे होते हैं। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है उनकी लाइफ के अंदर बिकॉज़ हैक्टिक रूटीन होती है सुबह 9 से 5 बजे तक, और उसके बाद वैसे ही नहीं आपका दिल करता है कि आप कोई भी काम कर सकें। तो वो अपनी डाइट किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो वो खा सकते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और ओवरऑल उनकी जो सेहत है उसको बरकरार रखे। तो उस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हमना स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हमना आपको कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हमना 9 to 5 जॉब्स कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं, उनके लिए अपनी डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो किस तरह वो अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी डाइट के अंदर होनी चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो जो लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, स्पेशली 9 to 5 की जॉब, उन पर बहुत स्ट्रेस होता है। जॉब का स्ट्रेस है, देन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, पॉल्यूशन कितनी ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में, फैमिली की तरफ से बर्डन है, और जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ये सारे स्ट्रेसेस मिलके जो है वो अल्टीमेटली उनकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जॉब भी ज़रूरी है फॉर अ गुड लिविंग। तो हम लोगों ने इन्हीं हालात में जो है वो कुछ इतनी अच्छी डाइटरी स्ट्रेटजीज और डाइटरी अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है कि वो अपनी लिविंग को बेहतर कर सकें, जॉब को भी अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपनी सेहत की और फिटनेस अपनी मेंटेन रख सकें। तो आपने देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अक्सर चिड़चिड़ापन, थकावट, सुस्ती और गुस्सा, इन सब चीज़ों का तो शिकार होते ही होते हैं। उसके साथ साथ क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा तो सबसे बेसिक आता है ना उनका। हाँ जी। और बेसिकली ये काम इनका ये होता है कि ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब है, स्क्रीन के साथ जी स्क्रीन्स के साथ एक्सपोजर है, डेस्क जॉब है। तो इसमें अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलहदा से अपने लिए अलहदा से टाइम निकालें, अपने लिए स्पेशल जी कुकिंग करें और स्पेशल वो फिजिकल एक्टिविटी करें। उसके लिए डेफिनेटली बजट रिक्वायरमेंट भी है, फिर वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी है। अब जो एक इंसान सुबह उठ के ऑफिस चला गया जिसने शाम को 6 या 7 बजे घर वापस आना है, तो फिर वो उसके लिए कैसे मुमकिन हम बना सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे सेगमेंट में आपको बेस्ट
टिप्स और स्ट्रेटजीज बता जी, दूं जी, ज़रूर। कि जिसके ज़रिए से वो इस तरह के खाने जो कि उनको अच्छे भी लगें, खा के खुशी भी, हैप्पीनेस भी Okay. हो, बट साथ साथ उनकी वेलबींग भी अचीव हो। ठीक है। तो अगर हम उनके डाइट प्लान पे बात करते हैं तो सबसे पहले के दिन का आगाज़ जो है वो करना है पानी पीने से। ठीक अब है। प्लेन वाटर की बजाय अगर वो पानी में थोड़े से सौंफ या ज़ीरा या पुदीना ऐड कर देते हैं तो उनकी हाजमा बेहतर इन हो तीनों जाता में है। से कोई भी एक चीज जी, या तीनों भी हो ही? सकती हैं या इनमें से कोई सी भी एक चीज़ भी हो अच्छा। सकती है। इंशाल्लाह प्लान को फॉलो करने से ये होगा कि उनकी ना सिर्फ उनकी हेल्थ फिटनेस मेंटेन होगी बल्कि स्किन, हेयर हेल्थ, ये सारी चीज़ें, Okay, ब्लड okay, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक ये भी है। इंप्रूव होगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी होता है, कई पेशेंट्स का वेट स्ट्रक्ट होता है, हाँ हमें जी। उस पर भी देखना चाहिए कि कहीं वो अंदर से न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट तो नहीं है, और उसको पता करवाने के लिए वो अपने फिजिशियन से रब्ता कर सकते हैं और अपने डिफरेंट ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, विटामिन डी स्टेटस है, इसके अलावा ब्लड लिपिड प्रोफाइल है। Okay. ये चीज़ें उनको बता देंगी कि कहीं उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं अब है जैसे जो हिंडर आपने कर रही हैं। वाटर की बात की जी, कि जी। सुबह उठ के पानी पीना जी, है, उसमें सौंफ यहाँ पर ज़ीरा जीरा या पुदीना डाल के, तो Exactly. वो उसको बॉयल करके या नॉर्मल टैप वाटर के अंदर जो जी, रूम normal- टेम्परेचर पानी होता है उसके जी, अंदर डाल के रूम पीना है? टेम्परेचर भी हो सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर ले लेंगे तो और सूदिंग होगा उनके Okay. लिए। ठीक है, उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट आ जाता है। अब नाश्ता करने का अप्रोप्रिएट टाइम सुबह 6 बजे, 7, 8, ये जो नाश्ते 12 बजे हो रहे होते हैं ये ब्रंच होता है, ये फिर नाश्ता हम इसमें नाश्ते में इंक्लूड Okay. इनको करेंगे। नाश्ता जो है वो भरपूर होना चाहिए प्रोटीन और गुड कार्बोहाइड्रेट ठीक से, है, उसमें जैसे क्या-क्या कि जाता है? ओट मील्स आ जाते हैं, जई का दलिया, इसको आप पानी और बगैर मलाई वाले दूध के साथ अगर बनाते हैं, इसके साथ आप एक मुट्ठी बादाम की ले लेते हैं तो ठीक ये है। बहुत हेल्दी नरिशिंग एक पॉरेज हो जाएगा। Okay. अच्छा, अगर पहला ही जो खाना है दिन का अगर वो भरपूर है और अच्छा हेल्दी Nutritious है है, तो वो हाँ। पूरा दिन आप सुस्ती का या फिर उन चीज़ों का शिकार नहीं होंगे कि बार बार भूख लग रही है और बार बार आपको जो है वो थकावट और चिड़चिड़ापन, सुस्ती हो रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पराठा उसके साथ दही, तो वो भी गुड कार्ब्स और प्रोटीन का अच्छा, अच्छा पराठा सोर्स हो खा जाएगा। सकते हैं? एग्जैक्टली, पराठा नाश्ते में पराठा खा सकते हैं और हेल्दी भी है और आप होममेड जो है लेकिन वो जो पराठा डाइट खाएं। कॉन्शियस होते हैं, जो डाइट कर रहे होते हैं, जी उनके बिल्कुल, लिए हमने टोटल जितने भी, अगर हम डाइट कॉन्शियस भी हैं, बिलफर्ज हम अपनी मतलब डाइटिंग पे हैं और हम वेट Weight लॉस loss भी कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ। टोटल कैलोरीज में से 500 हमने माइनस कर देनी है डेली, तो बाय द एंड ऑफ 1 वीक आप 1 पाउंड रिड्यूस कर लेते हो। बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला है इसका। ठीक है। तो इसमें आप नाश्ते में पराठा तो खा सकते हैं, ठीक वो है। तो गुड टू गो है। Okay. उसके अलावा थर्ड ऑप्शन हम ये ले सकते हैं कि हम सिंपल 2 ब्राउन स्लाइस ले लें। ब्राउन ब्रेड में गुड अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद Okay. है, बी विटामिन्स मौजूद हैं। इसके साथ हम जो है अंडा, और अब ये है कि अंडा बनाने का तरीका, आप डीप फ्राइंग में ना जाएं, हाँ। आप जो है थोड़े बहुत ऑयल के साथ जो है उसमें सब्जी ऐड कर लो तो आपका वो सब्जी का भी पोर्शन हो जाएगा, एक जो है वो Fiber भी प्रोटीन आ जाएगा, का और जो protein भी आ है जाएगा, ठीक ये है, ठीक है, ये ठीक 3 है। ऑप्शंस मैंने हाँ। दे दिए। अब डेली आप पराठा ना खाएं, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक कर खा लें सकते इसको। हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में मेजॉरिटी ये होती है कि अभी आप जाके बैठते हैं, आपके सामने चाय पेश कर चाय दी आ जाती जानी है, वो- कॉफी आ जानी है, जी, हाँ। वो एम्प्टी कैलोरीज जा रही हैं। वो अब मीठी जो चाय होती है, जो चीनी है, वो बिला वजह आप कैलोरीज ले रहे हो। आपका अब सब, क्योंकि वो गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आप उसको मना भी नहीं करते क्योंकि अवेलेबिलिटी, तो फूड अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने ऑफिस में इस तरह की हेल्दियर चॉइसेस रखते हैं, जैसे कि जार्स में आपने लेट्स सपोज ड्राई नट्स रख दिए हैं, आपने भुने चने रख दिए हैं, आपने वेजिटेबल्स बिस्किट्स इस तरह के आपने रख दिए हैं जो कि कम कैलोरीज वाले हैं, ज़्यादा फाइबर अच्छा, वाले उससे हैं। फायदा होता है वैसे? एग्जैक्टली, जब आपको आप ऑफिस में होते हैं और आपको एकदम से भूख की होता है, कोई क्रेविंग होती है किसी भी खाने की, और आपके पास अगर हेल्दी चॉइसेस है, फॉर एग्जांपल फ्रूट है, फ्रूट की अवेलेबिलिटी है जो आप घर से भी कैरी कर सकते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। जो वेट लॉस करे, इवन कि वेट मेंटेनेंस में उसका बहुत फ़ायदा है। और फ्रूट का तो आपको पता है, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर से भरपूर, विटामिन मिनरल्स का सोर्स, मौसमी तमाम फल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपने किसी भी फूड की रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, जैसे उसको पोर्शन कंट्रोल और कंट्रोल क्वांटिटी कंट्रोल में लेना है। लंच में क्या आ सकता है फिर? देन फिर आपका उसके 2 से 4 घंटों के बाद लंच का टाइम आ जाता है। अब लंच में अगर आप कैफेटेरिया जा रहे हैं तो वहाँ पे हैवी फ्राइड और समोसा और इनकी तरफ मत जाएं, बल्कि सैलेड, रायता, रोटी और सालन की तरफ आप जाएं। अच्छा, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है लेट्स सपोज रोटी की, तो रोटी आप घर से कैरी कर लें। अच्छा, सालन ठीक है। नहीं कैरी कर सकते तो शामी कबाब बना लें अपने ओके, लिए, वो अब वो खा कैरी लें, कर लें, ठीक है, ठीक उसका है। रोल सा या रैप सा कैरी कर ओके। लें, तो वो बहुत हेल्दी है। अच्छा, अगर घर में मौजूद है तो फिर तो दही का रायता बहुत अच्छी ऑप्शन वो आप है, खा जीरे सकते का, हैं, ठीक है, पुदीने वो का साथ या खाएं, कद्दू का, ठीक वो है। बहुत अच्छी ऑप्शन है। और डिनर में हमें क्या करना चाहिए? फिर हम मिड इवनिंग स्नैक की तरफ जाएंगे। देन मिड इवनिंग स्नैक में जो है फिर अगेन आपका फ्रूट का
हेल्दी चॉइस बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे लोग जब चाय बिस्किट ले रहे होते हैं तो उसकी जगह मैं कहती हूँ कि आप चाय दिन में चले 1 से 2 दफ़ा, जो लोग क्योंकि बहुत यूज टू हैं ठीक चाय है। के, वो 1 to 2 टाइम्स कर ले। अदरवाइज ये कि फ्रूट हेल्दी चॉइस Fruits है, है ना, वो खा लिया करें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, हेल्दी चॉइस है। ये डिपेंड Exactly. करता है कि आपके पास फूड अवेलेबिलिटी क्या है उस वक्त, आपके पास Availability क्या क्या है। अवेलेबल चीज़ें आप वो खा सकते हैं। जी। डॉक्टर हमना हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है। फ़ेक न्यूज़ जहां सहाफ़ती इक़्तिदार के लिए ख़तरा है, वहीं ये हमारे मुआशरे के लिए भी ज़हर कातिल है। एक दूसरे की किरदार कुशी का जो सिलसिला सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, वो अब इदारों पर भी आ गया है। ना कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत या इदारा महफूज है और ना कोई आम आदमी इससे अब महफूज रहा है। सोशल मीडिया खोलें तो ऐसे लगता है जैसे ताफुन ज़दा माहौल में हम पहुंच गए हैं। व्यूज़ और यूट्यूब से पैसे कमाने की धुन में बड़े बड़े गिद्द नुमा सहाफ़ी अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। निजी कॉलेज के हवाले से जो कल दिन भर हमने सोशल मीडिया पर और चंद मीडिया चैनल्स पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किए हुए देखा है, वो काबिल मुज़म्मत है। वो कहते हैं ना, चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। जो झूठा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है उसके हवाले से, और सोशल मीडिया पर और जिस तरह किरदारकुशी की जा रही है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हमारे सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि हमारा मुआशरा किस दहाने की तरफ जा रहा है, और ये जो फेक न्यूज़ के थ्रू लोगों को कह लें कि गुमराह किया जा रहा है, हम इससे किस तरह बच सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मारूफ सीरियस स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? और उसके साथ साथ मुजाहिद शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि एंकर पर्सन है, और उनसे जितनी भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उस पर बात करेंगे। मुजाहिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी। ये सारा जो मामला है हमारे मुआशरे की बिगाड़ की तरफ भी हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स जा रहे हैं। किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है एक झूठे प्रोपोगंडे के थ्रू, और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी ज़ाहिरी तौर पर तो ये करंट अफेयर से रेलेवेंट इशू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो ओवरऑल पूरे माशरे का एक चेहरा है जो इस एक अफवाह के पीछे हमें नज़र आता है। मुझे दीन इस्लाम के एक तालिब इल्म के तौर पर ये अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ जो निज़ाम है, उसके अंदर चीज़ों के बारे में तस्दीक के हवाले से और तहकीक के हवाले से, एहतियात के हवाले से इतना ज़्यादा यानी तरगीब दिलाई गई है, और इसके बारे में इतना ज़्यादा बयान किया गया है कि असहाबे रसूल जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने से पहले भी कई मरतबा आपस में मुशावरत करते, अल्फाज का तयन करते और सोचते कि कोई बात जो है ऐसी मुआशरे में ना पहुंच जाए जो हकीकत के मुनाफी हो। यानी बेशक उसका यानी इस हद तक एहतियात हुआ करती कि अगर मफहूम पहुंच रहा है और अल्फाज में कहीं नशिस्त बर्खास्त में कहीं कोई शक आ रहा है, तो कई कई दिनों तक, कई महीनों तक उस बात को जो है पब्लिक नहीं किया जाता था, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता कि पहले आपस में इस बात को तय कर लिया जाए, जब सबका सब एक एग्जैक्ट अल्फाज तक पहुंच जाएं तो उसके बाद इस बात को बयान किया जाए। ये जो गैर हकीकी बात को फैलाना है, जिसे उर्फ़ आम में हम अफवाह कहते हैं, ये अल्लाह की नज़र में इतना नापसंदीदा अमल है कि ख़ुद कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 मरतबा अफवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और फिर सूरह हुजरात की वो जो आयत है वो तो बराह रास्त हिदायतनामा है, जिसमें अल्लाह ये फरमाता है कि जब तुम तक कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो उसकी पहले तस्दीक कर लिया करो। यानी उसका मफहूम ये है कि हर आने वाली ख़बर जो है ना, उसको मनोअन जो है वो कबूल नहीं कर लेना। हमारा तो अलमिया ये है कि कुजा ये कि हम ख़बर पर यकीन करना शुरू करें, हम उसे सुनते साथ ही बगैर तस्दीक किए, यानी हम अपना फरीज़ा समझ लेते हैं कि अब इसको कम से कम 2-4-5 हज़ार लोगों तक तो है वो बात पहुंचनी चाहिए। बड़े दर्द के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आम ज़िंदगी के मामलात हों, उनके हवाले से गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो होती है वो हमारा एक वतीरा बन गया है।
और इससे एक दर्जा आगे जाके आप ये देखें कि खुद दीन के मामलात में यानी आप देखें कि कितने अकवाल ऐसे हैं जो हज़रत अली करमुल्लाहुल करीम के साथ मंसूब करके बयान किए जाते हैं, हालांकि हम सब जानते हैं कि उनके मिजाज और उनका जो कलाम हम तक पहुंचा उससे बिल्कुल वो करीब और हम तस्दीक करना भी पसंद नहीं करते हैं कि वेरीफाई कर ले कि वाकई ऐसा है कि हर नहीं चीज में ना एक आसानी का रास्ता निकाल रखा है। हम ये समझते ही नहीं है कि मेरा एक ये जो फिक्रा जो भेजा हुआ जिसे मैं पोस्ट के तौर पर शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अगर सदका जारिया बन सकता है तो ये मेरे लिए वबाल जारिया भी बन सकता है। ये मेरे लिए इस दुनिया में भी शर्मिंदगी का बायस हो सकता है और आइंदा आने वाला जो ज़माना है उसके लिए भी शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। हत्ता कि कुरान हकीम की आयात की निस्बत से पिछले कुछ अरसे से मैं बड़े तवातुर के साथ देखता हूँ कि जो आयात हैं वो भी कुरान हकीम की बराह रास्त आयात नहीं होती हैं, वो कोई अकवाल होते हैं या कोई अच्छी बात होती है और उसको कुरान हकीम के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। ये तो ओवरऑल मुआशरे का हमारा हाल है। यानी हम उमूमी तौर पर चीज़ों में जिसे कहते हैं ना तस्दीक की बजाय चौंका देने और सबसे पहले ख़बर देने का जो एक तसव्वुर हमारे यहाँ एक ख्वाहिश पाई जाती है और हर वक्त लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखने का, यानी कि इज्तिमाई हमारा नफ्सियाती मसला बन गया है, एहसास कमतरी का, कि हम ये समझते हैं कि जब तक हम कोई नई बात नहीं करेंगे, मुनफरिद बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर जो है वो एक हिजान पैदा हो, एक इस्तराब पैदा हो, लोगों के अंदर एक परेशानी का उनसर जो है वो गालिब आना शुरू हो, उस वक्त तक वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। नतीजतन उस तवज्जो को हासिल करने के लिए और बहुत माजरत के साथ हमारा जो सोशल मीडिया बिलखुसूस वो भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी कभी कभी हमें ये देखने में मिलती है गैर जिम्मेदारी कि चंद व्यूज लेने के लिए थोड़ी सी रेटिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, किसी हद तक का भी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कर देते हैं, किसी के ऊपर भी इस तरह की जो इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जनाब आयतें भी कुछ ऐसी हैं जो हमारे तक पहुंचाई जाती हैं कि जनाब इस नाम से इसको मंसूब किया जाता है कुरान हकीम के आयत। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 के बारे में बताया कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, कभी किसी कौम को नादानी से कोई ज़र्र ना पहुंचा दो कि फिर अपने किए पर पछताना ना पड़े। तो ये है कि आप पहले तस्दीक करें कि बाद में अगर आपको उसकी सच्चाई पता चले तो आपको पछताना ना पड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो मैं मुजाहिद शेख साहब आपकी तरफ आऊँगी कि क्या मामला है ये, और इस तरह आग की तरह ये फेक न्यूज़ फैली है कि कल पूरा दिन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक कह लें कि वॉर चल रही है। फिर कुछ हमारे सहाफ़ती इदारे हैं, कुछ ऐसे हमारे सहाफ़ती कह लें कि नाम नेहाद जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में। क्या मामला क्या था ये? देखिए मुनीबा, दीनी एतबार से डॉक्टर साहब ने जो मुसद्दका बातें थी वो तो की। अब मैं दुनियावी एतबार से जो मुसद्दका इतलात हैं उसकी कंफर्मेशन कर देता हूँ कि सोशल मीडिया पर हफ्ते के रोज़ एक पोस्ट वायरल होती है कि एक बच्ची के साथ एक मामला ज़्यादती का सामने आता है। वो पोस्ट वायरल होती है और जो हमारा सोशल मीडिया का इस वक्त हाल है कि सिर्फ इस मामले पे नहीं, कोई भी मामला हो, इवन के लोगों के इंतकाल की, लोगों के मरने की, लोगों के जीने की बहुत सारी ख़बरें फेक जो हैं वो वायरल होती रहती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को खुद सोशल मीडिया पर आकर बताना पड़ता है कि मैं ज़िंदा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे। इस तरह के और ये भी इतना अफसोसनाक अमर है कि 3 दिन मेरे ख्याल से किसी कह लें कि FIR नहीं हुई, किसी थाने में नहीं आई, कोई हॉस्पिटल में कोई नहीं ऐसा बंदा आया है। मैं आपको उससे पहले की बात जो बता रहा हूँ वो वायरल हो जाता है। और जिन पैराशूटर्स का आप जिक्र कर रही थी, जो नाम नेहाद साफ़ी, मैं उनको पैराशूटर्स कहता हूँ कि किसी चीज़ का उनको पता नहीं है, लेकिन वो एक मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला कैमरा उसको ऑन करते हैं और बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया, हमारे साथ ये हो गया। और उसमें बहुत से ज़िम्मेदार लोग, बहुत से ज़िम्मेदार इदारे, उन्होंने भी अपना वही किरदार अदा किया जो आजकल के पैराशूटर जर्नलिस्ट जो हैं। नहीं तो इनका क्या माइंडसेट है? कुछ हम ऐसे देखते हैं जिनको जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, कहीं से वो रिटायर हुए हुए हैं, किसी चैनल से कहीं से निकाले गए हुए हैं, तो क्या इनका माइंडसेट है, क्या करना चाहते हैं? जवाब आप खुद दे चुकी हैं कि उनको कुछ व्यूज़ चाहिए। असल में व्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी व्यूज़ के बदले में उनको कुछ जो रकम मिलती है उसके तलबगार वो होते हैं। यूट्यूब की कमाई जो होती है
कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे। देखें आजकल हमारे मुआशरे में लोग शायद ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया बात कर रहा है शायद वो झूठ पे मबनी है। बहुत सारे ये इस इदारे तरह के जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, खासतौर पे ये जो यूट्यूबर्स और ये हैं, तो इसके खिलाफ FIA कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है? हमारे इदारे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? मुनीबा देखें, सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन पर भी एक साइड जी, पे जी। विंडो में वो नज़र आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर, मामलात इनका सारे, नाम हाँ। है DIG ऑपरेशन जी। फैसल साहब जो हैं, फैसल कामरान साहब। पहले मैं इनकी बात जो है उसको जी, लेकर जी, चलता हूँ, क्योंकि ज़रूर। बहुत सारे लोगों ने ये कल तो सुना होगा लेकिन आज भी जो लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनको पता चल जाए। DIG ऑपरेशन लाहौर जो है वो एक ही सीनियर ऑफिसर होता है और 15 से 20 हज़ार की नफरी उसके उनके नीचे अंडर काम होती करती है, है। ठीक है। जिम्मेदार ठीक। सीट है और डायरेक्टली हुकूमत को वो आंसरेबल ठीक होते हैं है। अपने सीनियर्स के ठीक है। अलावा। उन्होंने इसकी पूरी इंक्वायरी की। मामला ये हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया लगाया जाता जा रहा है है। कि उसने रेप किया और उसके साथ ड्राइवर भी था, कोई आम बंदा था, वो भी था। पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, पता चलता है कि तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो ड्यूटी पर हैं, एक शख्स मिसिंग है। ओके। अच्छा, वो मिसिंग का लफ्ज़ जो है वो बंदे को ऐसे लगता है कि शायद वो कि इस वाकई दुनिया में ऐसे, नहीं रहा हाँ। या फरार हो गया। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की तो उसका मतलब जानना शुरू किया तो पता चला कि वो छुट्टी पर है। अच्छा। जो किसी भी इदारे में SOPs के मुताबिक छुट्टी ली जी, जी, जाती एक है और दी जाती है, वीकली ऑफ होता है, वीकली हाँ ऑफ है जी। या वैसे छुट्टी लिया है, उसके मुताबिक वो छुट्टी पर गया हुआ था। उसका फ़ोन नंबर पे राब्ता किया गया, उसका मोबाइल अनफॉर्चुनेटली बंद था। जब फ़ोन बंद था तो पुलिस को थोड़ी सी तशवीश लाहक हुई। उन्होंने बहरहाल उससे राब्ता किया, सरगोदा का वो रहने वाला ठीक था। है। वहाँ जाके उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ गायब थे? उन्होंने कहा मैं तो छुट्टी पे आया हूँ। उसको बहरहाल पुलिस लाहौर लेकर आती है। ओके। उसको इन्वेस्टिगेट करती है हर उस तरीके से जैसे एक मुलजिम के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाता ठीक है। उसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसने कहा मैंने किया क्या, मुझे सिर्फ ये बताएं। अच्छा, ये बात मैं अपने पास से कोड नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस जी, में प्रेस हो कॉन्फ्रेंस चुकी में है हुई है, बात। जी। उन्होंने कहा ये क्या है, क्या मामला है, किस ठीक तरह है, से ये हुआ? ठीक है। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो छुट्टी पे आया हूँ। फिर उसने कुछ चीज़ें बताई कि छुट्टी जाने से पहले मैं कहाँ पे था, कौन से कैमरे से, किस तरह से। ओके। पुलिस ने उसको वेरीफाई किया उसकी तमाम मूवमेंट को। ओके। किस तरह झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और लोगों के हवाले से भी हमें बताएं उनका रवैया हम किस तरह चेंज कर सकते हैं कि एक झूठी फेक न्यूज़ को आप इतना तोड़ मड़ोड़ के लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं कि लोग उसको सच समझ रहे हैं, और सिर्फ किसके लिए? पैसे के लिए। आप ये देखें जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस बात का अभी तक अंदाज़ा और इदराक ही नहीं है। हाँ इस जी। बात का एहसास ही नहीं है कि उनकी बात जो है वो किसी एक फ़र्द, किसी एक शख्सियत, किसी एक घराने, किसी एक पूरे इलाके की ज़िंदगी अजीरन का शिकार बेशक कर ऐसा सकती ही है। है, आप हाँ जी। तसव्वुर कीजिए जिस भी फ़र्जी नाम के साथ एक बच्ची का मुकदमा कायम किया जा रहा है, उसके बारे में ये सारी कुछ गुफ्तगू हो रही है, एक लम्हे के लिए पूरी दयानतदारी के साथ हर सुनने वाला अपने घर की तरफ तवज्जो करे और सोचे कि अगर मेरी बेटी के बारे में खुदा न खास्ता इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात, जिसका दूर दूर तक कोई ज़ाहिरी तौर पर अभी तक की जितनी मालूमात और हक़ाइक़ है उनकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप ये देखें कि वो बच्ची खुद अपने घर में कहीं जो है वो तकलीफ़ में है या कहीं बीमारी में है या किसी चोट के साथ मौजूद है, वालिदैन उसकी तीमारदारी कर रहे हैं और बाहर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्या खबर पहुंचाई जा रही है, वो है भी कि नहीं है। सबसे अहम बात ये आप ये देखें ना कि वो जितनी बच्चियों के बारे में जो उस नाम की जितनी बच्चियां उस कैंपस में पढ़ रही थी, उन सब से फर्दन जब बात की गई, आप तसव्वुर करें कि उनके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, यानी किस दर्जे का समाजी प्रेशर आ जाता है। बच्चों की आइंदा मुस्तकबिल की सारी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाया करती है। यानी ये एक ऐसा मुआशरा है कि इल्ज़ाम लगाने वाला आदमी जो है वो तो इल्ज़ाम लगा के किसी गुमनामी की दुनिया में जो है वो चला जाता है, लेकिन जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे सारी ज़िंदगी उसको क्लियर करने में लग जाती है। तो खुदा रहा इस दर्जे का जुल्म, मैं इसे ज़्यादती नहीं कहता, मैं इसे बराह रास्त जुल्म कहता हूँ। इस दर्जे का जुल्म वो भी सिर्फ चंद व्यूज़ हासिल करने के लिए, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़े से पैसे हासिल करने के लिए आप इस तरह का जालमाना इक़दाम करते हैं। आपको खौफ करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, और ये आग जो आप लगा रहे हैं ये किसी वक्त इसका शिकार किसी और अंदाज में खुदा न खास्ता आपके घर का कोई फर्द भी जो है वो हो सकता है। कोई चीज़ करते हैं बड़े गौर व फिक्र के साथ, हमने इस पर मजीद भी बात करनी है, मजीद भी इसके अंदर डिटेल्स जो हैं उसमें हमने जाना है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब हम एक बहुत ही हसास और अहम मामले के ऊपर बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ के ऊपर, जो कि कल से बल्कि 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। और कुछ ऐसे हम देखते हैं कि इदारे भी हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने आपको शॉर्ट सुनवाना है। फैसल कामरान साहब हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, उनका शॉर्ट है। क्या उन्होंने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए वो सुन लेते हैं। के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ और उसके बाद उसमें कोई गार्ड इन्वॉल्व था और ये वायरल हो गई बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए भी और ओवरऑल सब के लिए एक कंसर्न था, इसके ऊपर आप सबसे बात करना ज़रूरी था। इसके अंदर जैसे ये ख़बर वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फ़ौरन कॉलेज की इंतज़ामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। और जी DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब का ये कल कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बताया है तमाम तो जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको मुस्तरद किया गया है। तो ये सारे मामलात हैं, किस तरह इस अफवाह को, इस झूठे प्रोपेगेंडे को जो है ना हवा दी जा रही है, आग की तरह फैलाया जा रहा है, जिसकी कोई भी शवाहिद हमारे सामने नहीं आए हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि रवैये हमारे किस तरह के होने चाहिए, अगर देखा जाए थोड़ा सा पाकिस्तानी कवानीन की बात की जाए या बाहर बैनुल-अक़वामी दुनिया में देखा जाए, कंट्रीज़ में देखा जाए, वहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ होती है तो सख्त कवानीन हैं, सख्त सज़ाएँ हैं, तो क्या करें फिर रवैये सही करने के लिए? फिर इस साइड पर हम चले जाएँ। दुनिया के जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं और समाजियात के माहिर हैं, वो ये कहा करते हैं कि किसी भी कौम के बारे में कि वो कितनी ज़िम्मेदार है अपने रवैयों में, अपने मामलात में, अपने मामूलात में, उसके जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनमें से एक बहुत बुनियादी हवाला ये है कि उस मुआशरे के अंदर एक ऐसी खबर जो अभी तस्दीक के मरहले से नहीं गुजरी, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, और फिर जब तक वो तस्दीक के मरहले पर नहीं पहुंचती उस वक्त तक क्या सलूक रहता है, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, और तस्दीक हो जाने के बाद फिर उसको किस तरह बयान किया जाता है, और तीसरे दर्जे पे फिर उसके ऊपर रिएक्शन कैसे आता है अवामुन नास का। ये तीनों बातें, अब इन तीनों बेसिक इंडिकेटर्स की रोशनी में अगर मैं अपने मुआशरे का तज्ज़िया करूँ, और मैं ये समझता हूँ यानी मैं अपना तज्ज़िया करूँ, अलमिया ये है कि हम सब क्योंकि इसका हिस्सा हैं, इसलिए हम सब को अपने अपने गिरबान में झांकते हुए में नस्ल कौम जो है उसको सोचना भी चाहिए, और इनफरादी दर्जे पे भी पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जब हम तक कोई एक गैर यकीनी, गैर मुसद्दका खबर पहुँचती है तो हमारा रवैया उसके साथ क्या होता है। यकीन माने मैंने इस अंदाज में भी देखा कि ख़बर एक आदमी तक पहुंचती है और अभी वो 3 से 4 सेकंड नहीं गुजरे होते, अभी उसने उस पूरी खबर को पढ़ा भी नहीं होता, और वो न जाने कितने लोगों को जो है वो टैग कर देता है, और उन सब तक वो बात जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती है। वो उसके असल मतन से, उसके सियाको सबाक से, उसके हालात से, उसमें कितनी हकीकत मौजूद है, कितनी उसके अंदर अफवाह मौजूद है, कितनी बात अभी मजीद तस्दीक के काबिल है, इन सारी एहतियातों को ज़हन में रखे बगैर वो उसको आगे फौरन एक दौड़ लगी हुई है कि मैंने पहले खबर पहुंचानी। आप देखें ना यहाँ ये हमारा तो अलमिया, ये हम ऐसे इन्हितात का शिकार हैं। चले हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं मुदस्सिर हुसैन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, उनसे जानते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। मुदस्सिर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मुदस्सिर, बताइएगा इस न्यूज़ के हवाले से जो कि फ़ेक न्यूज़ है, अफवाह है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको मुनीबा बताता चला जाऊँ कि कल जो है वो सहर 3 बजे DIG जो है वो फैसल कामरान ने इस हवाले से
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि किसी के पास भी कोई शवाहिद हैं इस खबर के हवाले से जो सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा चल रहा है तो मुझे बताएं, हमें बताएं, हमें इनबॉक्स कर दें या किसी भी पुलिस अफसर को बता दें, हम खुद मदई बन के इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। अगर कोई विक्टिम है किसी के पास तो उसको सामने लेके आए। लेकिन इस वाक़े को अब करीबन 20 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, ठीक है, अभी तक ना कोई विक्टिम आया है, ना कोई जो है वो कोई ऐसे शवाहिद आए हैं, ना किसी ने कोई तस्वीर भेजी है, ना कोई वीडियो इस हवाले से सामने आई है। सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस जाली खबर के हवाले से, बिल्कुल फेक खबर के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप बनाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्टें शेयर की जा रही हैं, बार बार पोस्टें शेयर की जा रही हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों से पोस्टें शेयर हो रही हैं। और मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन लोगों को हम जानते भी हैं, पढ़े लिखे इंसान है, वो भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए हैं, वो भी इस पोस्टों को शेयर कर रहे हैं। हैरानकुन तौर पर अफसोस भी हो रहा है कि जिनको हम जानते हैं वो भी जो है वो इस तरह की पोस्टें शेयर कर रहे हैं और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं दे रहे। अगर देखा जाए तो अभी तक जो है वो पुलिस के पास ऐसा कोई शवाहिद नहीं आया जिसकी बुनियाद पर जो है वो FIR दर्ज करें, क्योंकि अभी जो लड़की जिसका कहा जा रहा था कि ये लड़की विक्टिम है, ये लड़की मुतासरा है, उसके चचा और वालिद का बयान सामने आया। उसने कहा कि जो है मुझे हमें बदनाम ना किया जाए, हमारी बेटी को बदनाम ना किया जाए, हमारा इस वाक़े से कोई तल्लुक नहीं है। और पहले एक लड़की का नाम बताया जो एहतजाज करने वाले थे मुख्तलिफ ग्रुप से, फिर दूसरी लड़की का बताया, फिर तीसरी लड़की का बताया और उसमें कोई भी लड़की जो है वो नहीं निकली। और उसमें जो वालिदैन से जब पुलिस राब्ता करती है तो वालिदैन जो है वो आगे से माजरत करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें बदनाम ना करें, हमारा इस इशू से कोई तल्लुक नहीं है किसी किस्म का। मुजाहिद साहब कि अगर हम किसी एक इदारे या किसी एक शख्स की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरे मुआशरे की साख खराब होगी, पूरे पाकिस्तान की साख खराब होगी। कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हम क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना, हम क्या बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करके हम एक दूसरे की जो है ना वो लेग पुलिंग करेंगे, एक दूसरे की साख को ख़राब करेंगे। देखें, अभी आपने जिक्र किया बैनुल अक़वामी कवानीन का, तो पाकिस्तान में भी वही कवानीन जो हैं वो राज कर रहे हैं और सिर्फ उस पर अमल दरामद का थोड़ा सा मसला है कि अमल दरामद नहीं हो पाता। उसमें भी ज़ाहिर है हम लोग ही उसके ज़िम्मेदार हैं। अब मैं तो सलाम पेश करता हूँ उस कैंपस वालों को कि जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जिन बच्चों ने वहाँ पे हंगामा राई की, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं खुद पंजाब कॉलेज से और उसी कैंपस से पढ़ी हूँ, तो जिस कैंपस का ये वाकया कह रहे हैं जिसके साथ जोड़ा जा रहा है, कैंपस 10, मैं भी उसी कैंपस से पढ़ी हूँ। उस कैंपस ने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि उन बच्चों के खिलाफ अगर FIR दर्ज होती है, जाहिर है CCTV फुटेज है, मोबाइल की फुटेज है, तमाम बच्चों के नाम शनाख्त सामने आ सकते हैं। कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई कि इनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख ना लगे। बिल्कुल ऐसे वरना ये हक हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तोड़ फोड़ किया गया, हंगामा राई की गई, लोगों को उकसाया गया वहाँ पे हंगामा राई करने पे, तो वहाँ पे कोई FIR नहीं हुई। हालांकि वहाँ पे माली तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी, हर लिहाज से नुकसान किया गया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अब मेरा ख्याल है कि 24 घंटे के करीब है हम ऑफिशियली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र हमने किया फैसल कामरान साहब का 24 घंटे के करीब हो चुका है। कल 3 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, तो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब 24 घंटे के करीब टाइम होने को आया है, अब हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए। वो क्या है कि जिस शख्स ने ये पोस्ट किया पहली दफ़ा, उसको तलाश करना चाहिए। उसके बाद जिन जिन लोगों ने बगैर तस्दीक के इसको हवा देने के लिए किया, उसके ऊपर अब एक्शन शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए 6-7 रुकनी कमेटी बन गई, यकीनन जो अब तक की इतलात हैं फाइंडिंग्स होंगी ऑब्वियसली, वो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये मामला किस तरह से हुआ। इनिशियली एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं होती कि DIG रैंक का आदमी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद वो बताएंगे कि जी ये थी बच्ची, ऐसे हुआ था वैसे हुआ, लेकिन होगी तो पता चलेगा ना, होगी तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो वाकई नहीं हुआ। तो सब लोगों को वहाँ पे जो एक अज़म और एक उनके ज़ाइम कुछ और थे
तो उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप अपनी मुद्दत में FIR दे दें। अच्छा, वो तो मतलब पाश हो गए होंगे उनके अकल के अज़ाइम। नाबीना लोग जो हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि ये एक देखिए ज्यादती का केस है, इसमें मेडिकल होता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें मेडिकल को वहां पे साबित करना पड़ता है, कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। फिर ये वही जाके ये कानून मामला, है हाँ जी। जो बैनुल अक़वामी सतह पे जो कवानीन के मुताबिक FIR होती है वही राज करता है हमारे मुल्क में भी। कवानीन के हवाले से कि हमारे सोशल मीडिया के कवानीन बहुत सख्त होने चाहिए। कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि सोशल मीडिया कवानीन को लेकर अगर चीन, रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब में देखा जाए समेत बहुत से दीगर ममालिक हैं जहाँ पर सख्त कवानीन नाफिज है। UAE की अगर बात की जाए तो कानून के मुताबिक ऐसी अशात जो रियासती मफादात और दीनी एतबार से झूठ पर मबनी हो तो 3 लाख से 1 करोड़ दिरहम तक आपको जुर्माना होगा और सख्त सज़ा भी होगी। देखा जाए दिसंबर 2017 में एक फेक न्यूज़ जाली खबरों के वाक़े में अमेरिका स्टॉक मार्केट को कई अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उनको जनाब सज़ाएं दी जाती हैं। इसीलिए वहाँ पर इस तरह की जो है फेक न्यूज़ हमारे सामने नहीं आती है, इक्का दुक्का कोई हमारे सामने आ रही होती है, लेकिन उसको मिसाल बनाया जाता है अपने कवानीन को लागू करके ताकि इस जैसी कोई और चीज़ हमारे सामने ना आए जो हमारी रियासत को, हमारे कह लें कि मुल्क को, उसकी साख को जो है ना वो नुकसान पहुंचाए। तो लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ ज़ैन अली कुरैशी भी मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं। ज़ैन, ये जो सारा मामला चल रहा है इसके ऊपर हमारे लॉज, हमारे कवानीन क्या कहते हैं, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है इस तरीके से एक इदारा जो काफ़ी सालों से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा और ऐसा नुकसान पहुंचा कि शायद उसको काफ़ी टाइम लगेगा रिकवर करने में। बिल्कुल। तो यही मिस इन्फॉर्मेशन करती है, यही फेक न्यूज़ करती है और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो इंसानों पे भी आता है, उसी तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी आता है और ये हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं और अक्सर आपके शो में भी इस बारे में जब भी बात करने के लिए आया तो यही बात की कि जब भी आपके पास कोई खबर आए तो कोशिश करें कि पहले उसको वेरीफाई कर लें। जब आप वेरीफाई नहीं करते तो रिजल्टेंटली क्या होता है जो आज आपने देखा, कल आपने देखा, तो उसमें गुजारिश ये है कि देखिए मैं एक वैसे समझता हूँ कि तलीमी इदारे के साथ जहाँ आप पढ़ते हैं उसके लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, डेट कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। आप कभी भी उस इदारे के बायस से गुजरे तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपने यहाँ से तालीम हासिल की, यहाँ आपके साथ अच्छी यादें वाबस्ते हैं। किसी भी वाक्य का हो जाना उसके लिए पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई वाक्य होगा उसने सबसे पहले वहाँ एप्लीकेशन लेके जाना, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस ही मुजरिमों को पकड़ेगी। देखिए, किसी भी चीज का हल जो है वो प्रोटेस्ट या जलाओ गिराओ, आग लगा देना बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें जो फेक न्यूज के हवाले से जो आपका क्वेश्चन था वो ये है कि लॉ जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसमें ये पहली दफा पाकिस्तान में 2016 में एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें बात की गई ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जहां पे कोई शख्स कोई फेक न्यूज को स्प्रेड करता है किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, किसी की प्राइवेसी को जो है वायलेट करने के लिए, तो उस हवाले से उसमें सजा 3 साल है। ठीक है। और ये फेक न्यूज का जो ट्रेंड है ये पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। आप देखेंगे बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम छोटी छोटी खबरें अगर देखें कि अक्सर हम सुनते हैं कि किसी कॉलेज के अंदर छुट्टी करवा दी गई, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैंसिल करा दिया गया, और बड़े लेवल पे देखें तो जिस तरह कल आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर दिया बिल्कुल गया। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे बताइए कि ज़ैन, हम कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद जो है ना वो कह लें कि हाईलाइट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ, यूट्यूबर्स के खिलाफ क्या जो FIA है वो कार्रवाई कर सकती है कि नहीं कर सकती? देखिए, देखिए अगर कोई विक्टिम है, अगर वो समझता है कि उसके खिलाफ कोई खबर है जो गलत लगाई जा रही है, पहला तो रेमेडी लॉ में उसके पास ये मौजूद है, वो खुद एप्लीकेशन देगा। ठीक है। कि जी इस तरीके से मेरे खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन लगाई जा रही है, मेरे इंस्टीट्यूट को बदनाम किया जा रहा है, ये तो लॉ में उसके पास रेमेडी मौजूद है। अब दूसरी बात आ गई, देखें ये हमें इसको थोड़ा सा ना मॉरल लेवल्स पे बात करनी होगी, कुछ एथिकल लेवल्स पे बात करनी होगी। देखिए जब आप फेक न्यूज़ लगाते हैं ना तो उसका नुकसान आपको हर लेवल पे होता है, इकोनॉमिकल लेवल पे होता है, आपको कंट्री लेवल पे होता है, आपको एजुकेशनल के ऊपर जो आपने कल देखा किस तरीके से जो है बच्चों की एजुकेशन सफर की,
उनका इदारे का नाम सफ़र किया, तो हर लेवल पे आपको सफ़र करना आपको पड़ता है। सफ़र करना पड़ता है, तो इसलिए आपने जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। क्विकली 20 सेकंड है उसमें मैं आपका बहुत पैगाम। सादा सी बात, हम समझ रहे हैं कि शायद इससे एक इदारे की साख मुतासिर हो रही है, एक घराना, एक जी, बच्ची जी। मुतासिर हो रही है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इससे आपके पूरे मुल्क पाकिस्तान की, बिल्कुल। ऐसा मुल्क जिसमें करोड़ों बच्चे जेवर हाँ। तालीम से महरूम हैं, और उस मुआशरे के बारे में जहाँ खवातीन के हवाले से ठीक बड़ी है जी। हसासियत पाई चलिए। जाती है, वहाँ आप इस तरह की खबरें फैलाएंगे तो इस मुल्क की क्या खिदमत हो सकती है साख उससे? जो है ना वो मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पर आए, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।